जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानियां। मित्रों, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब आगे बावरा मन भाग 31। हाँ जाह्नवी, इस तरीके से जिद नहीं करनी चाहिए। अब तो तुमने अकेले रहकर भी देख लिया, इस तरीके से जिंदगी नहीं चलती है। बेटा, अंबिका बोली। हाँ जानू बेटा, चलो वापस। अगर तुम्हें अभिमान के साथ नहीं रहना तो तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर पर रहो। तेजा और सविता बोले। हाँ जानू, हम सब माफी मांग तो चुके हैं, अब माफ भी कर दो, चलो हमारे साथ। अर्जुन और हिना बोले। दिया और श्रेयांश भी वही खड़े हुए थे जो कि बस सुन रहे थे। अब हम तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं रहने देंगे, चलो प्लीज जानू। अभिमान बोला। हाँ जानू, आज तुमको लेकर ही जाएंगे। अर्जुन बोला। जाह्नवी, जो कि उन लोगों की बातें सुन रही थी, अचानक से एकदम चीख पड़ी। बस कीजिए आप लोग, नहीं जाना हमें आप लोगों के साथ। क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? नहीं रहना हमें आप लोगों के साथ। सब कुछ तो छीन लिया आपने हमसे, अब और क्या रह गया है? जाह्नवी एकदम गुस्से से चीखी और उसी के साथ बेहोश हो गई। वहीं पीछे खड़ी गुंजन और उसकी मम्मी भी सब कुछ देख और सुन रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जाह्नवी गिरती इससे पहले ही अभिमान ने उसे बाहों में उठा लिया। इसे के अंदर लेटा दीजिए रूम में, गुंजन ने कहा तो अभिमान ने उसे ले जाकर अंदर लिटाया। गुंजन ने तुरंत उसे एक इंजेक्शन दिया और कमरे का फैन चालू कर दिया। क्या हुआ जानू को? इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? क्या हो रहा है ये? अभिमान बेहद परेशान हो गया था, तो वही बाकी लोगों के चेहरे पर भी टेंशन थी। गुंजन बाहर हॉल में आए और सब लोगों की तरफ गुस्से से देखा। ये सब क्या लगा रखा है आप लोगों ने? हद कर दी है। उसे नहीं चैन से जीने दे रहे हैं, ना ही मरने दे रहे हैं। गुंजन बोली। क्या बोल रही हो यह आप? सविता ने कहा। मैं सच बोल रही हूँ। इस समय वह कितने मानसिक तनाव में है आप लोग सोच भी सकते हो, क्योंकि सोचना ही नहीं चाहते। नहीं समझ सकते क्योंकि समझना ही नहीं चाहते। एक लड़की जो कि अभी तक इस कशमकश में है कि उसका निर्णय सही है या गलत है, उसे वापस अपने पति के पास जाना चाहिए कि नहीं? गुंजन बोली तो सबने नासमझी से देखा। मनोचिकित्सक हूं मैं और जाह्नवी इस समय की मानसिक हालत को बहुत अच्छे से समझ रही हूं, क्योंकि हर बात कर रही है वो आजकल मुझसे। गुंजन ने कहा। सबके चेहरे पर तनाव आ गया। बहुत ही ज्यादा तनाव में है वह। नहीं समझ पा रही कि उसका निर्णय सही है या गलत है। सही हो गलत के बीच में झूल रही है, तो वही बाकी का तनाव आप लोगों के यहाँ वहां घूमते आदमी दे देते हैं। उसे लगता है कि आप लोग उस पर नजर रखे हुए हो, अभी भी जैसे वह आप लोगों की कैद में है। उसकी एक एक एक्टिविटी पर आप लोगों की नजर है। उसे नजरबंद कर रखा है आपने। पता है, एक बार मुझसे कह रही थी कि वह यहाँ से दूर चली जाना चाहती है, पर जा नहीं पाएगी क्योंकि आप लोगों के आदमी उसका पीछा करेंगे और उसे वहां से भी वापस ले आएंगे। गुंजन बोली तो अभिमान ने माथे पर हाथ रखा। इतना मानसिक तनाव बताए क्या ठीक है उसके लिए? वह भी तब जबकि वह मां बनने वाली है। गुंजन ने जैसे ही कहा, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मां? अभिमान के मुंह से निकला। हाँ बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, जानू प्रेग्नेंट है। जिस दिन उसे प्रेगनेंसी का पता चला था, मेरे गले लगकर बहुत रोई थी। इसीलिए रोई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या दुखी हो। इस प्रेगनेंसी ने उसके ऊपर और भी दोगुना तनाव डाल दिया था। अब वह और भी इस बारे में नहीं निर्णय ले पा रही थी कि वह अभिमान को छोड़ के जाए कि नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा बाप के होते हुए भी बिना बाप के प्यार के जिए। तो वही अभिमान को माफ करना अभी भी उसके लिए आसान नहीं है। उस पर आप लोगों का इस तरीके का व्यवहार। गुंजन बोली तो सब एक दूजे का मुंह देखने लगे। उसे थोड़ा समय देते आप लोग नॉर्मल होने को। मैं भी उसकी काउंसलिंग कर रही थी, उसे समझा रही थी। दिया भी उससे मिलकर उसे समझा रही थी, पर आप लोगों ने एकदम से यहां आकर उस पर हमला बोलकर ठीक नहीं किया। घबरा गई वह। गुंजन ने कहा। क्या आप सच कह रही हो मेरी जानू प्रेग्नेंट है? अभिमान ने गुंजन की बात को बीच में ही काटकर उसका हाथ पकड़कर कहा। हाँ मैं एकदम सही कह रही हूँ, जाह्नवी प्रेग्नेंट है। आप पापा बनने वाले हैं मिस्टर अभिमान वाजपेयी। पर समझ रहे हैं आप जाह्नवी की स्थिति? उसके मन में सबसे बड़ा डर यही है कि अगर वह आपके साथ नहीं गई तो आप लोग उसका बच्चा छीन लोगे। गुंजन ने जैसे ही कहा, अभिमान की आंखें भर आए। उसे डर है कि आप लोग अपने पावर का प्रेशर उस पर डालकर उससे उसका बच्चा छीन लोगे, जैसे आपने स्कूल में किया। 10 दिन के अंदर उसकी सैलरी 7,000 बढ़ाकर 25,000 करवा दी। गुंजन जैसे ही बोली, वैभव ने अंबिका को देखा तो उसने नजर झुका ली। अगर वह आपके साथ नहीं गई तो आप मजबूर करोगे उसे।
वह जैसे तैसे खुद को तैयार कर रही थी आपके साथ जाने के लिए और चीजों को समझने के लिए, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके किसी भी निर्णय का असर उसके बच्चे पर हो। पिता होते हुए भी पिता के प्यार को तरसी है, वो तो नहीं चाहती कि उसका बच्चा भी पिता के प्यार को तरसे, पर साथ ही साथ उसके मन में एक और डर भी है। गुंजन ने कहा तो अभिमान ने आंखें छोटी कर उसे देखा। उसे डर है कि कहीं फिर किसी बदले की भेंट उसके बच्चे को ना चढ़ा दिया जाए, कहीं फिर से दूसरा अभिमान वाजपेयी ना बना दिया जाए उसके बच्चे को। गुंजन ने जैसे ही कहा, अंबिका की आंखों से आंसू बाहर आ गए और उन्होंने गहरी सांस ली। गुंजन और भी जाने क्या क्या उन लोगों को बताती रही, पर अभिमान उन सब की बातों को अनसुना करके सीधे अंदर कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। जानू अब भी बेहोश थी। अभिमान उसके पास बैठ गया और धीमे से उसके चेहरे से हाथ लगाया और ध्यान से देखा। कमजोरी, थकान और स्ट्रेस उसके चेहरे से साफ समझ आ रही थी। आंखों के नीचे घेरे बन रहे थे और चेहरे पर पीलापन था। जानू पहले की तुलना में काफी कमजोर भी लग रही थी। तभी अभिमान ने पास पर रखी टेबल पर देखा, जहां छोटे छोटे डिब्बों में ड्राई फ्रूट्स भरे रखे थे। अभिमान ने कुर्सी पर से उठाकर जानवी का पर्स देखा, जिसमें कुछ पैसे थे और साथ ही मेडिकल फाइल और दवाइयां। अभिमान की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमे से जानू के पेट पर हाथ रखा। आई एम सॉरी जानू, मेरे कारण कितना कुछ बर्दाश्त कर रही हो तुम। सॉरी बेबी, शायद तुम्हारे भी इस तरीके से बड़ा होने का कारण मैं हूं। तुम्हारी माँ फिर भी बहुत कोशिश कर रही है, पर शायद। अभिमान बोला कि तभी जानू होश में आए और उसने अभिमान देखा और एकदम से उठकर बैठ गई। डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। रिलैक्स जानू, इतना टेंशन होने की जरूरत नहीं, अभिमान ने जानू के हाथ को थामते हुए कहा। मान प्लीज, हमें प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, जाह्नवी बोली। अगले ही पल अभिमान ने आगे बढ़ उसे अपने सीने से लगा लिया और कस के बाहों में भींच लिया। जाह्नवी ने भी आंखें बंद कर ली। कुछ मत कहो, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अपने मन से सारे डर, सारे टेंशन निकाल दो। आज से कोई भी आदमी तुम्हारे आसपास नहीं होगा, मैं सबको हटा दूंगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आराम से रहो। मेरे लोग सिर्फ इसलिए थे ताकि तुम्हें कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सके, इसलिए नहीं कि तुम टेंशन में रहो, इसलिए नहीं कि तुम स्ट्रेस लो। तुम पर नजर नहीं रख रहा हूं मैं जानू, नहीं, तुम्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूं। तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है जानू, और एक बात अपने मन से बिल्कुल निकाल दो कि हम ये बच्चा ले लेंगे। ये बच्चा तुम्हारा है, इसके बारे में हर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। तुमसे तुम्हारा बच्चा कोई कभी नहीं छिनेगा, बिल्कुल भी नहीं। समझ रही हो तुम? अभिमान बोला तो जानू के आंसू बहने लगे। हम साथ रहे या ना रहे, हम एक साथ रहे या तलाक ले ले, पर जो भी हो ये बच्चा तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपने मन से सभी डर निकाल दो, अभिमान ने कहा तो जानू ने आंसू पोंछे। अभिमान ने उसका चेहरा अपनी हथेलियां के बीच ले लिया। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि तुम मुझे माफ कर दो, बिल्कुल माफ मत करो जब तक तुम्हारा दिल गवाही मत नहीं दे। बिल्कुल मेरे साथ आकर मत रहो, बस प्लीज जानू, मुझसे डरो मत, मेरे लोगों से मत डरो। मैं तुम्हें कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें कैद में रखना चाहता हूं, तुम्हें नजर बंद रखना चाहता हूं? ऐसा नहीं है जानू, मुझे डर था रणविजय का, सिर्फ इसलिए अपने आदमियों को छोड़ा था, पर तुम अगर इसी बात को लेकर परेशान हो तो मैं सबको हटा दूंगा। तुम कुछ भी मत सोचो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, प्लीज जानू अपना ध्यान रखो। डरा दिया आज तुमने, अभिमान का गला भर आया। हम ठीक है मान, आप फिक्र मत कीजिए, नहीं होगा, जानू बोली। जानता हूं तुम सब कुछ करने की में सक्षम हो, तुम अपना और बच्चे का पूरा ख्याल रख सकती हो, फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं कभी कभार आकर थोड़ी बहुत मदद, अभिमान बोला। जानू ने हल्के से गर्दन हिला दी। बाकी तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, आने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेगा। जानू प्लीज अपने मन पर कुछ भी मत रखो, कोई टेंशन मत लो, अभिमान बोलता जा रहा था। जानू बस उसे देख रही थी। उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे और एक अलग सी खुशी उसके चेहरे पर थी, शायद अपने बच्चों के आने की खबर सुनने की। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। इतने दिनों के तनाव, टेंशन और तकलीफ के बाद फाइनली इतनी बड़ी खुशी मिली है, और यह खुशी भी तुमने दी है। तुम मां बनने वाली हो, हमारा बच्चा आने वाला है, तुम्हारा और मेरा बच्चा, अभिमान ने कहा। जाह्नवी अब भी उसे ही देख रही थी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस बच्चे पर अधिकार जमा लूंगा। इस बच्चे पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है जानू, सिर्फ तुम्हारा। बस मैंने यूं ही बोल दिया हमारा, अभिमान ने कहा। जानू ने उसका हाथ पकड़ा और अपने टमी के ऊपर रखा। उद्धरण चिन्ह।
यह आपका भी बच्चा है मान, और आपका इस पर पूरा पूरा अधिकार है और आपका ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। जानू ने कहा। थैंक यू जानू, अभिमान बोला और वापस से उसे अपने सीने से लगा लिया। जानू ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ी देर में अभिमान जानू को लेकर बाहर आया तो देखा सब लोग टेंशन से उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। इतनी बड़ी खुशी दी है जानू ने हम सबको, आप लोग मिठाई खिलाइए। और हाँ, अब कोई भी जानू के ऊपर नजर नहीं रखेगा, कोई भी उसे बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। उसे उसके तरीके से रहने दो। मैंने पहले ही कहा था कोई उस पर प्रेशर नहीं डालेगा वापस आने के लिए। बस ये जो गलती हुई मुझसे और अर्जुन से हुई, जो हमने अपने लोगों को यहाँ खड़ा किया, आज से उन्हें भी हटा दे रहे हैं। कोई भी परेशान नहीं करेगा जानू को, अभिमान ने कहा। सब लोग बस में उसके हाँ में हाँ मिलाने लगे। जानू ने करण की तरफ देखा। थैंक्स जानू, मुझे मामा बनने का सौभाग्य देने के लिए। बाकी जो मैंने कहा वो सोचना समझना जानू, क्योंकि कई बार गुस्से में हम गलत निर्णय ले लेते हैं। करण ने देने से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। उसके बाद एक एक करके सब लोग निकल गए। जानू वापस कमरे में आकर लेट गई। आंखों के आगे अभिमान का आंसू भर चेहरा आ गया और जानू की आंखों में भी आंसू आ गए। हम वापस आ जाएंगे मान, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। हम आपसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकते और खास तौर पर अब हम आपसे अलग भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि हम समझ गए हैं कि भगवान भी नहीं चाहते कि हम आपसे अलग हो, तभी हमें जोड़ने वाली कड़ी हमारे बीच आ गई है। जानू ने मन ही मन कहा। और हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा पिता के प्यार के बिना बड़ा हो, जानू खुद से बोली। तभी गुंजन उसके कमरे में आए। तुम ठीक हो अब? गुंजन ने कहा। हम ठीक हैं, पर तुमने सब कुछ उन लोगों को क्यों बता दिया? जानू बोली। नहीं बताती तो तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। अब बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस रिलैक्स रहो। गुंजन बोली। वह लोग आज आ गए इसलिए हम थोड़ा सा परेशान हो गए थे। टेंशन हो गई थी हमें। वैसे हमने वापस जाने का सोच लिया था। जाह्नवी ने कहा। क्या तुमने वापस जाने का डिसाइड कर लिया है? मतलब माफ कर दिया है सबको? गुंजन बोली। माफी अगर इतनी आसान होती देना तो क्या बात है। माफ नहीं कर पाए हैं हम पूरी तरह से, पर एक मौका जरूर देंगे उन्हें भी और खुद को भी। और फिर इस बच्चे पर उनका भी बराबर अधिकार है। हम उनसे उनका अधिकार नहीं छीन सकते, वरना हम में और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। हम शुरू से ही क्षमा करने में विश्वास रखते हैं, बदले में नहीं, और एक मौका हम उन्हें देंगे ही। इस बच्चे को बड़े होते देखना, इस पर प्यार लुटाना, ये सब उनका और उनके परिवार का भी अधिकार है। आखिर उनका अंश है ये, और इससे हम उन्हें दूर नहीं रखना चाहते, इसलिए हमने सोचा है कि हम वापस चले जाएंगे। जाह्नवी बोली। कब जाने का सोचा? गुंजन ने कहा। बस कुछ दिन का समय चाहिए हमें। खुद को नॉर्मल करना चाहते हैं, फिर चले जाएंगे, क्योंकि आसान नहीं होगा हमारा उस घर में रहना, उन लोगों के बीच रहना, इसलिए मेंटली खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं। जाह्नवी बोली। अच्छा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। गुंजन ने कहा। और तुम बताओ, तुम्हारे मंगेतर कैसे हैं? तुम वहां जाने वाली थी ना लखनऊ उनसे मिलने? जाह्नवी बोली। हाँ जाना है मुझे। एक्चुअली में अभिनव के पापा का देहांत हो गया है। कैंसर था उन्हें, तो मैं सोच रही हूँ कि जाकर मिलकर आती हूँ, और अगर अभिनव मानते हैं तो उन्हें यहाँ ले आऊंगी। कुछ दिन यहाँ हम लोगों के साथ रहेंगे तो उनका मन भी ठीक हो जाएगा, और फिर जल्दी ही हम दोनों शादी भी कर लेंगे। गुंजन बोली। ये तो बहुत अच्छी बात है, चली जाओ तुम। जाह्नवी ने कहा। ठीक है, कल सुबह निकल जाती हूँ, 1-2 दिन वहां रुककर फिर वापस आ जाऊंगी। गुंजन बोली और फिर कमरे से बाहर निकल गई। जानू वापस से आराम करने लगी। अंबिका के परिवार, तेजा के परिवार और करण के परिवार, तीनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई थी जानू की प्रेगनेंसी की बात को सुनकर। उन लोगों को इस बात की तकलीफ थी कि जाह्नवी अभी वापस नहीं आ रही है और जानू और अभिमान का रिश्ता अभी बीच में लटका हुआ है, तो वही इस बात की खुशी भी थी कि घर में नन्ही खुशी आ रही है, और शायद यह नए सदस्य का आगमन अभिमान और जानू के रिश्ते को भी ठीक कर। अगले दिन करण और रिद्धिमा वापस से जानू से मिलने आए और करण ने उसे वापस से समझाया। जी दादा, हम भी सोच रहे हैं, बस थोड़ा सा समय चाहते हैं, खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं होगा हमारे लिए अभी वहां रहना। जानू बोली। तुम्हारे लिए तब तक आसान नहीं होगा जब तक कि तुम अभिमान को दिल से माफ नहीं कर देती, और तुमसे यही कहूंगा बेटा, उसकी स्थिति को समझो और उसे माफ करने की कोशिश करो, क्योंकि रिश्ते तभी चलते हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान की गलती को माफ करके उसे दूसरा मौका देता है। करण ने जानू को समझाया। जानू को समझाने और उससे मिलने के बाद करण और रिद्धिमा वापस आगरा के लिए निकल गए और जानू अपने स्कूल चली गई। 2-3 दिन यूं ही निकल गए। उधर गुंजन ने अभिनव को समझा और उसे कुछ दिन ग्वालियर चल के रहने को कहा।
ठीक है, कल चलते हैं। कुछ दिन वहां रहकर आऊंगा और कुछ लोगों से भी मिलना चाहता हूं। अभिनव बोला, किससे मिलना है? गुंजन ने कहा, वही लोग हैं ना जिनके लिए पापा ने गवाही दी थी, तेजस वर्मा और उनके परिवार, अंबिका वाजपेयी और उनके परिवार। इसके अलावा अगर टाइम मिला तो एक दिन के लिए आगरा भी चला जाऊंगा, करण और उनके परिवार से भी मिल लूंगा। पापा चाहते थे कि मैं उन लोगों से एक बार मिल लूं और केस के बारे में अपडेट जान लूं। अभिनव बोला, उन्हीं के केस के सिलसिले में पापा उलझे हुए थे क्या? गुंजन ने कहा, हाँ, और तुम उन्हें जानती हो क्या? अभिनव बोला, हाँ, जो मेरे घर में किराएदार रह रही है जाह्नवी, वह उन्हीं की तो बेटी है। तेजस वर्मा और सविता वर्मा की बेटी है वह। अंबिका वाजपेयी की बहू है और अभिमान वाजपेयी की वाइफ। बचपन से करण के घर ही तो रही है वह। करण उसके मामा का बेटा है। रविंद्र पटेल उसके मामा थे, जो कि उसे नहीं पता था और वह उन्हें अपने पापा समझती थी। बहुत लंबी कहानी है, गुंजन ने कहा और फिर अभिनव को सारी बातें बताई। सुनकर अभिनव के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। दुनिया कितनी छोटी है ना गुंजन? अभिनव ने कुछ सोचते हुए कहा। मतलब? गुंजन बोली, कुछ नहीं, चलता हूं मैं, बस एक दिन का टाइम दो। यहाँ पर कुछ काम है, वह समेट लूं, फिर तुम्हारे साथ चलता हूं। इस बार कुछ दिन रुक कर आऊंगा ग्वालियर। काफी लोगों से मुलाकात करनी है। यहाँ पर अब बहुत अकेलापन लगता है पापा के जाने के बाद। कुछ दिन ग्वालियर रहूंगा तो शायद ऐसा लगे कि अपनों के बीच में हूं। अभिनव ने कहा, ठीक है, तुम्हें जितना मन हो उतना दिन तुम यहाँ रुक लो, मैं भी यहाँ पर हूं तुम्हारे साथ। जब तुम्हारा मन करेगा तब हम चलेंगे। गुंजन बोली, कल शाम को ही चलते हैं। अभिनव ने कहा। उधर अभिमान ने जानू के स्कूल जाने के बाद आकर उसके रूम में फल, मिठाई और मेवे के ढेर लगा दिए। जानू के हिसाब से आरामदायक डबल बेड और एक छोटा 2 सीटर सोफा भी कमरे में लगा दिया। फॉर माई वाइफ एंड बेबी, नोट टेबल पर रख अभिमान जानू के आने से पहले ही चला गया। जानू ने आकर देखा तो हल्की मुस्कान उसके लबों पर आई और फिर वो आराम करने लगी। तभी गुंजन की मम्मी चाय लेकर आए। गुंजन, कब आ रही है आंटी? जानू ने पूछा। कल आ जाएगी रात तक, आंटी बोली। बहुत चाहता है तुम्हें, आंटी ने कहा तो जानू ने नजर झुका ली। अगले दिन जानू स्कूल से वापस आए और घर के अंदर आ गई। शरीर थकान से टूट रहा था। उसने अपना बैग खोला और कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल के खाए और फिर पानी पिया तो कुछ राहत महसूस हुई। अंबिका, जो कि गली के कोने पर अपनी गाड़ी में बैठी जानू का ही इंतजार कर रही थी, उसने जानू के अंदर जाते ड्राइवर की तरफ देखा। तुम यही वेट करो, मैं आती हूँ, अंबिका बोली और आकर गुंजन के घर की डोरबेल बजाए। आंटी ने दरवाजा खोला। जाह्नवी, अंबिका बोली। कौन है आंटी? तभी जाह्नवी ने आकर कहा। दरवाजे पर अंबिका को देख उसके कदम रुक गए। आप? जानू बोली। क्यों नहीं आ सकती क्या? जब मेरी बच्ची मुझसे नाराज होकर आ गई, मेरे घर की बड़ी बहू रूठ के यहाँ है, तो क्या मैं उससे मिलने नहीं आऊंगी? अंबिका बोली। जानू खामोश रही। तुम्हें नाराज होने का हक है तो तुम्हारी माँ को भी तो मनाने का हक है ना, अंबिका बोली और अंदर आ गई। तुम्हारे रूम में चलें, अंबिका बोली तो जानू अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और अंबिका उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। बैठिए, जानू ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। अंबिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ बेड पर बैठ गई। आप अगर हमें लेने आए हैं तो माफ कीजिए, पर अभी आपके साथ नहीं आ रहे हम, जानू बोली। मैं चाहती हूं कि तुम घर वापस चलो, पर तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं, अंबिका बोली तो जानू ने उनकी तरफ देखा। तुम्हारा गुस्सा जायज है और ये एटीट्यूड भी। आखिर तेजा की बेटी और अंबिका की बहू हो तो इतना स्वाभिमान और एटीट्यूड तो तुम पर जचता है, अंबिका बोली। जानू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गर्दन झुका ली। पर बेटा, स्वाभिमान और अभिमान में बहुत महीन रेखा है जो कि व्यक्ति को समझनी चाहिए, अंबिका ने कहा। अभिमान नहीं है हमें, और होगा भी कैसे? इंसान या तो खुद पर अभिमान करता है या अपनों पर। अपनों से धोखा खाए हुए हैं हम और खुद में हमारी कोई औकात नहीं कि हम अभिमान करें, जानू ने शालीनता से कहा। अंबिका मुस्कुराए। वही तो मैं सोचूं, कुछ तो खास होगा तुम्हारे अंदर जो कि मुन्ना तुम्हें इस कदर चाहता है, अंबिका ने कहा तो जाह्नवी ने उनकी तरफ देखा। बेटा, यहाँ मैं अभिमान का पक्ष लेने या उसकी पैरवी करने नहीं आई हूँ। और हाँ, अभिमान तुम्हें नहीं पर मुझे हो गया था कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और शायद इसलिए मुझसे भूल हुई और दांव पर मेरे बेटे की खुशियाँ और जिंदगी लगी, अंबिका बोली। हमारा रिश्ता जो भी है आज उसका कारण आप नहीं है, जाह्नवी बोली। नहीं बेटा, यहाँ तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे और अभिमान के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तुम दोनों के रिश्ते के खराब होने का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, अंबिका ने कहा तो जानू नासमझी से उनकी तरफ देखा।
बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, उन्हें जैसा बनाओ वैसा बन जाते हैं। अभी जब तुम माँ बनोगी तब इस बात को समझोगी। ठीक उसी तरीके से मुन्ना की माँ हूँ। उसके हर गलत और सही की उत्तरदायी मैं हूँ। क्यों? क्योंकि उसको इस राह पर मैंने भेजा था। अंबिका ने कहा। जाह्नवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनकी तरफ देखती रही। 5 साल का बच्चा था वह। समझ सकती हो तुम 5 साल के बच्चे में कितनी अक्ल होती है, कितनी समझदारी होती है। अंबिका ने कहा। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जानू बोली। मतलब है बेटा, बहुत मतलब है। तुमने अपना पक्ष देख लिया, अपना पक्ष अभिमान के सामने रख दिया। अपनी शिकायत हम सबको बता दी, पर मेरे मुन्ना की बात तो किसी ने भी नहीं सुनी, नहीं समझी। उसे समझने की कोशिश तो करो एक बार। मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, नहीं तुम्हें यहां से जबरदस्ती ले जाने के लिए कह रही हूं, ना ये कह रही हूं कि तुम मुन्ना को माफ कर दो मेरे कहने से, पर उसकी मां होने के नाते उसका पक्ष रखना भी तो मेरा काम है। जब मैंने उसे इस रास्ते पर डाला तो सारी सच्चाई तुम्हारे सामने लाना भी तो मेरा ही काम है ना। अंबिका बोली। वह आपके बेटे हैं, इसलिए आप उनकी खुशियों के बारे में सोच रही है और उन्हें हमारे सामने सही साबित करना चाह रही हैं ताकि हम उन्हें माफ कर दें। जाह्नवी ने कहा तो अंबिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। समझदार हो तुम, जानती हूं मैं, और इतनी जल्दी चीजों को समझती हो, फिर पूरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अंबिका ने कहा तो जानू ने आंखें बड़ी कर उन्हें देखा। हाँ, ये सच है कि मैं मां हूं अभिमान की, अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती, और तुम भी इस बात को बहुत जल्द समझोगी जब तुम मां बनोगा। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम समझोगे कि मां के लिए बच्चे क्या होते हैं। मां बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती। यहां मैं सिर्फ इसलिए तुमसे बात करने नहीं आई हूं कि मेरा अभिमान तकलीफ में है। यहां तकलीफ में तुम भी हो, और तेजा की बेटी मतलब मेरी बेटी। मैं तुम दोनों की ही तकलीफ कम करना चाहती हूं, तुम दोनों को ही तकलीफ में नहीं देखना चाहती, और इसके लिए जरूरी है कि शुरू से सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आए। अंबिका बोली। हम सारी सच्चाई जान चुके हैं, अब कौन सी सच्चाई और बाकी रह गई हमारे सामने आने के लिए? जानू ने कहा। तुम सिर्फ इतनी सच्चाई जानी हो जितनी तुमने देखी है, पर वह सच्चाई जो तुमने नहीं देखी वह भी जानना जरूरी है। अंबिका बोली तो जानू ने नासमझी से उनकी तरफ देखा। यही कोई 23-24 साल पहले की बात है, दो परिवार जो अपने अपनों के बीच में खुश थे, वाजपेयी परिवार और पटेल परिवार। अंबिका ने कुछ सोचते हुए कहा। पटेल परिवार में तुम्हारे मामा यानी कि रविंद्र पटेल, उनके छोटे भाई वीरेंद्र पटेल और उनकी दो बहनें कविता और सविता के साथ साथ उनकी मां थी जो कि वही पटेल हवेली में रहती थी। तो वहीं वाजपेयी परिवार में अभिमान के दादू सुधाकर अपने 3 बेटों रजत वाजपेयी, वैभव और सुजॉय वाजपेयी के साथ साथ अपनी 2 बहुओं अमृता वाजपेयी और अंबिका वाजपेयी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। हम लोगों की जिंदगी एकदम शांत थी, ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, ना किसी से कोई दुश्मनी, बस अपना काम संभालते थे। रजत भाई और वैभव हमारा बिजनेस देखते थे, तो वही सुजॉय अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। सबसे छोटा, सबसे मस्त, हम सब का प्यारा। कभी भी सुजॉय को मैंने या अमृता भाभी ने अपना देवर नहीं समझा। उसे उसी तरीके से देखा जैसे वह हमारा बच्चा हो, और उसी तरीके से उसे स्नेह किया। तो वही सुजॉय ने भी अपने लड़कपन में हम दोनों भाभीियों में अपनी मां को देखता था। किसी बात की फिक्र नहीं, किसी बात की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ अपनी मस्ती और कॉलेज की भागदौड़। अंबिका बोली। जानू ध्यान से सुन रही थी। उस समय भी हमारे परिवार के खास थे तेजस वर्मा और उनके परिवार के लोग। तेजस वर्मा के बड़े भाई मनोज हमारे परिवार के सभी जरूरी काम देखते थे और हमारे परिवार को जरूरत के हिसाब से प्रोटेक्शन देते थे। कहना चाहिए उनका परिवार शुरू से ही हमारे परिवार की सुरक्षा का काम करता रहा है। बाबूजी ने उन्हें हमारे बॉडीगार्ड के तौर पर नियुक्त किया था। वो और उनके कुछ लोग हम लोगों की सुरक्षा करते थे, जिनमें मनोज की मदद तेजस करते थे। साथ ही साथ तेजस सुजॉय के साथ उस समय कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहे थे। अंबिका ने कहा। जानू बिना कुछ बोले ध्यान से सुनने लगी। रविंद्र पटेल का परिवार दबंग था, क्योंकि रविंद्र पटेल के पिता की मौत के बाद पूरा कारोबार रविंद्र ने अपने हाथों में लिए था। उसके अंदर घमंड बहुत गहरे तक समाया हुआ था। शायद कुछ अपने परिवार का असर था, अपने पिता का असर, या उसकी खुद का व्यक्तित्व ऐसा था। और इस समय उसकी दोस्ती थी अभय सेंगर और अविनाश गोयल से। अविनाश जहां शांत और समझदार थे, वही सेंगर बहुत ही ज्यादा बदतमीज और बिगड़ा हुआ गुंडा किस्म का व्यक्ति था। रविंद्र को सेंगर का साथ मिला तो रविंद्र के हौसले भी बढ़ गए और तरीका भी घातक हो गया। वह अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा और दूसरों को छोटा। खून, खानदान, ऊंच नीच, ये सब चीजें रविंद्र के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। हालांकि वह समय ऐसा था जब अभी की तरह विजातीय विवाह को मान्यता नहीं थी।
पर इस तरीके से खून खराबा करने वाले परिवार कुछ एक ही थे, उन्हीं में से रविंद्र भी था। उससे पहले हम लोग रविंद्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हाँ, क्योंकि हम सब एक ही शहर में रहते थे, लखनऊ में, इसलिए कभी कभार रविंद्र के बारे में घटनाओं में खबर मिलती रहती थी कि आज उसने उन लोगों को मारा पीटा, आज वहां गुंडागर्दी की। कुल मिलाकर रविंद्र और सेंगर जहां मिलकर एक साथ बिजनेस करते थे, वहीं साथ में गुंडागर्दी भी। अंबिका बोली और जानू के हाथ को थपका। रविंद्र की बहन कविता सुजॉय के ही कॉलेज में पढ़ती थी। साथ पढ़ते हुए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और शायद इसी समय तेजस भी कविता की बहन सविता से प्यार करने लगे। जहां तेजस और सविता ने चोरी छुपे शादी कर ली और उसके बाद सविता, जो कि दूसरे शहर में पढ़ाई करती थी, वही हॉस्टल में रहने लगी। तो वही कविता के बारे में सुजॉय ने हम लोगों से बात की। ये वह समय था जब अमृता भाभी ने श्रेयांश को जन्म दिया था और रिद्धिमा उनके पास पहले से ही थी। वह अपनी डिलीवरी के लिए अपने मायके गई हुई थी जब सुजॉय ने मुझे कविता के बारे में बताया, और मैंने उससे वादा किया कि अमृता भाभी के बच्चे के नामकरण के साथ ही उसकी और कविता की शादी की बात भी चलाऊंगी। उस समय अभिमान सिर्फ 5 साल का था। श्रेयांश के जन्म की खबर सुनकर बाबूजी बहुत खुश हुए और अभिमान को लेकर अमृता भाभी से मिलने चले गए। रिद्धिमा पहले ही वहां थी। अंबिका बोली और गहरी सांस ली। उधर रविंद्र पटेल को खबर लग गई कविता और सुजॉय के बारे में, और वह इस बात को लेकर आग बाहुला हो गया क्योंकि शायद उसने कविता का रिश्ता सेंगर के भाई के साथ तय कर दिया था। और जब ये बात कविता को पता चली तो कविता ने शादी से इनकार कर दिया और साथ ही साथ यह भी बता दिया कि वह सुजॉय को प्यार करती है। अंबिका ने अपनी आंखों की नमी को पोंछते हुए कहा, फिर क्या हुआ माँ? जानू अब जानने को उत्सुक थी। शायद यही उसकी गलती थी या नासमझी कि जब अपने भाई को समझती थी कि वह इस तरीके का इंसान है तो उसे नहीं बताना चाहिए था और सही समय का इंतजार करना चाहिए था। अंबिका ने गहरी सांस लेकर कहा। जानू ने उनके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। होली का वो दिन मैं आज भी नहीं भूल पाई हूँ जानू, जिस दिन नरसंहार हुआ था वाजपेयी हवेली में। रविंद्र पटेल ने जहां एक तरफ गुस्से में आकर अपनी बहन कविता की जान ले ली थी, वहीं उसने सेंगर के साथ अपने आदमियों को लेकर हमारी वाजपेयी हवेली पर भी हमला किया था। उस हमले में रजत भाई साहब की मौके पर ही मौत हो गई थी। तुम्हारे भाई अर्जुन के पिता मनोज की मौके पर ही मौत हुई थी। एक गोली वैभव जी की रीढ़ की हड्डी में लगी थी और वह हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर आ गए। तो वही सुजॉय की भी मौत इस समय हो गई थी। मैं भी शायद मर ही जाती, पर इतना खून खराबा देखकर मैं बेहोश हो गई थी और शायद उन लोगों को लगा कि मैं मर गई हूँ। उस नरसंहार में सुजॉय, मनोज, रजत भैया के साथ साथ 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिनमें हिना के पिताजी यानी कि अभिमान की दाई माँ के पति भी शामिल थे और भी कई लोग, हमारे विश्वास के नौकर चाकर सहयोगी, सबकी मौत हुई थी। बाबूजी क्योंकि मुन्ना को लेकर गए थे और उस समय यहाँ नहीं थे, इसलिए वह बच गए, अंबिका ने कहा और अपने आंखों से आंसुओं को हथेली से रगड़ा। तो वही जानवी की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। तुम सोच भी नहीं सकती जानू, और ना कल्पना कर सकती हो जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। पूरी हवेली खून से लथपथ थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें बिछी हुई थी। जब तेजा मुझे हॉस्पिटल से वापस कर लेकर आया था तो देखकर मैं वापस से बेहोश हो गई थी। मैं एक एक को छूकर देख रही थी कि शायद कोई बचा हो, और तेजा की तरफ देखती तो तेजा ना मैं गर्दन हिला देता। अंबिका ने रोते हुए कहा तो जानू ने उन्हें गले लगा लिया। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव,